नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस तरह मिनरल्स यानी खनिज जियोपॉलिटिक्स में अपना अहम रोल अदा करते हैं। इनकी वजह से नए वर्ल्ड ऑर्डर बन रहे हैं। ये इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं। पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध, और अभी ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है वो इसको साबित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वार्ता में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी करें। देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो कब बिगड़ जाएं कह नहीं सकते। देशों के बीच आपसी जो सीमा विवाद हैं ये तो होते रहते हैं, ये बहुत सामान्य सी बात है, और इसके लिए छुटपुट जो लड़ाइयाँ हैं वो भी होती रहती हैं। लेकिन अमेरिका और इसराइल का जो अभी युद्ध ईरान के साथ चल रहा है, और यूक्रेन का युद्ध रूस के साथ जिस तरह से चल रहा है, ये बेहद असामान्य सी घटनाएं हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि पिछले 5-6 साल से ये देखा जा रहा है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपना जो दबदबा है उसको बनाने के लिए कई तरह की कोशिश करती हैं। तो अभी जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और इसराइल के साथ, करीब 1 हफ्ता तो इसको हो गया, और जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है उससे लगता है कि आने वाले 1 आध हफ्ते में तो इसका कुछ निराकरण होता दिख नहीं रहा है, युद्ध समाप्त होता दिख नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सीज फायर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध जल्दी समाप्त हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरी राय में तो युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा। वर्ल्ड वार तो नहीं होने वाला, जैसा कि हमारा मीडिया जिस तरह से इसको हाइप दे रहा है, उसे लगता नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन। हाँ, लेकिन एक एक बड़े युद्ध में ये तब्दील जरूर हो सकता है। युद्ध 2-4 दिन चले तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, या तो वैसे तो युद्ध होना भी नहीं चाहिए। हम भारत जो वासी हैं वो विश्व की शांति की बात करते हैं। तो आप देखिएगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सितंबर 2020 से नवंबर 2020 के बीच करीब 44 दिन युद्ध चला। इससे दुनिया के किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत पाक के बीच में जो युद्ध हुआ वो 2 दिन में खत्म हो गया। इसके पहले दुनिया चिंता करती, ये युद्ध समाप्त कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच में करीब 4 साल से लड़ाई चल रही है। इस लंबे युद्ध ने जियोपॉलिटिक्स, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको नए रूप में देखने का मौका दिया, क्योंकि इतना लंबा युद्ध, वो भी दो देश ऐसे हैं जो कि पावरफुल हैं, न्यूक्लियर वेपन उनके पास में है। ऐसे देशों के बीच में युद्ध हो रहा है जिसमें कई बैकग्राउंड में पीछे कई देश जो है वो शामिल भी हैं। तो एक जियोपॉलिटिक्स की पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको भी एक नया रूप देखने में मिला। कैसे देखने में मिला कि सबसे पहले तो रशिया और अमेरिका के डोमिनेंस को यूक्रेन जैसे जो छोटा देश है उससे उसको चुनौती मिली, जिसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी हुआ। किस तरह से हुआ कि रशिया का जो ऑयल है उसके ऊपर बैन लगा, तो रशिया ने अपने नए मार्केट को तलाशा, नए मार्केट की तलाश की, और जैसी खबरें हैं और जो कि अब कंफर्म हो गई हैं कि इसमें अमेरिका जो जो कि उसका राइवल कंट्री है उसने भी मदद की कि किसी तरह से रशिया से ऑयल को दुनिया के दूसरे देशों में रूटिंग की जाए। भारत ने उसमें बड़ा एक अपना अहम रोल निभाया। इसकी रूटिंग की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एनर्जी सबसे आवश्यक चीज़ है आज की दुनिया में, और यदि एनर्जी क्राइसिस होती है तो युद्ध के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, है ना? युद्ध का ऑब्जेक्टिव तो यह है कि जो देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना है, उनकी इकोनॉमी को तहस नहस करना है, अपना डोमिनेंस बनाना है। तो एक तरह से रूस को भी फायदा हुआ, भारत को भी फायदा हुआ। लेकिन यूक्रेन से जो सप्लाई होने वाला गेहूं और मक्का है उसकी सप्लाई बंद हो गई। यूक्रेन दुनिया में फूड ग्रेन सप्लाई करने का एक बड़ा मार्केट है। तो उसकी वजह से इटली, चाइना, स्पेन और भी बहुत से जो जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनमें फूड ग्रेन्स की कमी से महंगाई बढ़ने लगी। इसमें तुर्की भी शामिल है। तो इस सप्लाई चेन को निर्बाध रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक इनिशिएटिव लिया, और जुलाई 2022 में एक नए, जो ब्लैक सी है ना, एक्चुअली ये जो यूक्रेन है और ये जितने देशों के मैंने नाम लिया ये ब्लैक सी के जो आसपास के देश है, और उसी के थ्रू इनका जो सी रूटिंग है वो मटेरियल सप्लाई के लिए होता है। तो
जुलाई 2022 में एक न्यू ब्लैक सी कॉरिडोर इनिशिएटिव बनाया गया ताकि रूस और यूक्रेन के युद्ध से यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले फूड ग्रेन की जो सप्लाई है वो निर्बाध रहे, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो और लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? इसकी मॉनिटरिंग रशिया, टर्की और यूक्रेन मिलकर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस युद्ध से विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, वहाँ नए रास्ते निकाले जाते हैं। अर्थव्यवस्था को शुरुआती डेंट तो लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद में हालात सामान्य होने लगते हैं। इस ये जो इमेज है, जो ग्राफिक है, उसमें आप देखेंगे कि वो जो नया रूट है वो ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए परिणाम क्या हुआ कि युद्ध भी चल रहा है, रूस भी अपना व्यापार कर रहा है, यूक्रेन भी अपना व्यापार कर रहा है, और जो डेटा अवेलेबल है उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि इनका व्यापार में कोई कमी नहीं हुई युद्ध की वजह से, बल्कि इनका व्यापार में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी भी हुई है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वो डेटा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इससे क्या हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, शुरुआती जो नतीजे हैं कि मिनरल्स जियो पॉलिटिक्स में अहम रोल निभा रहे हैं। और ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन के साथ में रूस की, उसमें अमेरिका और रूस दोनों की निगाहें यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज पर टिकी हैं। क्यों टिकी हुई है? क्योंकि यूक्रेन के पास यूरोप के सबसे ज़्यादा लिथियम के रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, जो कि क्रूशियल हैं ईवी बैटरीज की। दुनिया का 7% टाइटेनियम का रिजर्व है यूक्रेन के पास, जो कि एरोस्पेस और डिफेंस के लिए काफ़ी उपयोगी है। 20% ग्रेफाइट के मतलब रिसोर्सेज हैं जो कि बैटरी में काम आते हैं। यूरेनियम, यूरोप में के देशों में सबसे ज़्यादा यूरेनियम किसके पास है? वो यूक्रेन के पास है। इसी तरह से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो दुनिया का 5% का जो कंट्रीब्यूशन है डिपॉजिट का, वो यूक्रेन से आता है, और इसमें न्योडियम है, लिथियम है और बेरिलियम, इस तरह के मिनरल्स शामिल हैं। तो देखिए इसके अलावा दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैंगनीज है, जिर्कोनियम है, गैलियम है, आयरन ओर है और जर्मेनियम है। तो मिनरल्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आज वर्ल्ड जो ऑर्डर बन रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, उसमें इन खनिजों का बड़ा रोल है, और इसी वजह से वार भी लड़े जा रहे हैं। बहाना कुछ ढूंढा जाता है इसके लिए। अब इसके बाद हम निगाह डालते हैं ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के का जो युद्ध हो रहा है, उसके मद्देनजर जो ऐसी एक स्थिति बन रही है जो रूस और यूक्रेन की तुलना में ज़्यादा गंभीर है। माफी, क्यों गंभीर है? अब आप इस नक्शे पर गौर कीजिए। इसमें ईरान, इजराइल के साथ खाड़ी के दूसरे देश भी दिख रहे हैं। टोटल संख्या 13 है, और अमेरिका जो इस इमेज से बाहर है उसको मिलाएं तो 14 देश हैं, और ये 14 देश युद्ध से किसी ना किसी तरह से अब ये प्रभावित हो गए हैं। इसमें ईरान और इजराइल तो डायरेक्ट है, अमेरिका भी डायरेक्ट है, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि यूएई है, सऊदी अरब है, कतार है, बहरीन है, कुवैत, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, और अभी तो साइप्रस पे भी ईरान ने अटैक कर दिया। तो इस तरह से ये सभी देश अब इसमें शामिल हो गए हैं। और ये सारे देश ऐसे हैं जिनके की जो सप्लाई चेन है वो इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो कि ईरान और ओमान के बीच में से निकलती है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, उसको उसके इस स्टेट ऑफ हार्मुज के ट्रैफिक से अफेक्ट होने की वजह से परेशानी में आ गए हैं। लेकिन युद्ध के मूल में तो ये था कि ईरान के धार्मिक प्रमुख को हटाना है। अब वो तो शहीद हो गए, तो कायदे से तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका तो विस्तार हो रहा है, खाड़ी के दूसरे देशों में फैल गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको नाम लिए। और दूसरे देशों में फैलने से ईरान और इजराइल के हमलों से होने वाले जान माल का तो इन देशों को नुकसान हो ही रहा है। ईरान ने जो अभी मैंने आपको बताया कि हरमुज का जो स्टेट है इसको बंद कर दिया है, तो इसकी वजह से भारी आर्थिक मार भी झेलना पड़ रही है। उनके यहाँ से क्या होता है कि ऑयल, गैस, लाइमस्टोन, जिप्सम और ऐसे अनेक आइटम्स का एक्सपोर्ट अब बंद हो गया है, जबकि ऑयल एंड गैस तो इनका मेन रेवेन्यू अर्नर है। इसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं, मशीनरी हैं, डिफेंस मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है,
इनका इम्पोर्ट भी बंद हो गया है, क्योंकि ये अपने खाने-पीने की चीज़ें, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इनके यहाँ नहीं है, तो ये बाहर से मशीनों को मँगाते हैं। डिफेंस, क्योंकि ये ज़्यादातर किसी न किसी छोटे-बड़े युद्ध में शामिल रहते हैं, तो डिफेंस मटेरियल भी इनको बाहर से ही आता है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बाहर से आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इनके यहाँ होती ही नहीं है, तो इसीलिए इम्पोर्ट भी बंद हो गया है। तो जब आपका एक्सपोर्ट भी अफ़ेक्ट हो गया है, इम्पोर्ट भी अफ़ेक्ट हो गया है, तो आपकी इकोनॉमी फिर बहुत बुरी हालत में चली जाएगी। इसीलिए चिंता की बात है। अब हर्मुज़ स्ट्रेट से कितना ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वो इस आप ग्राफिक में आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि दुनिया के जो मेन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, उनका यहाँ पर एक ग्राफिक बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका 22% के साथ सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। उसके बाद में फिर रशिया और सऊदी अरब है, और बाकी फिर देश हैं जो घटते क्रम में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें भी एक ग्राफिक के अंदर एक सब ग्राफिक और है, जिसमें आप देखेंगे कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन का टोटल किया है। तो आप देखेंगे कि 29.3% दिख रहा है, मतलब करीब-करीब 30% दिख रहा है। तो कुछ तो ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अंदाज़ ये है कि 20 से 25% का जो तेल है, वो खाड़ी देशों से एक्सपोर्ट होता है। गैस भी एक्सपोर्ट होती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे कि कतर है, गैस उसके यहाँ से तो गैस का ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो खाड़ी के जो 7 देश हैं, ये अपने ऑयल प्रोडक्शन का विश्व में 29%, और सऊदी अरब तो सबसे बड़ा है इसमें कि 10.5% प्रोडक्शन है उसका, और वो सबसे बड़ा तेल का निर्यातक है। तो अब जब हर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, तो सोचिए कि इन ऑयल और गैस प्रोड्यूसर की अर्थव्यवस्था पर जो है दबाव किस स्तर का है। ये देश ऑयल और गैस की वजह से ही संपन्न राष्ट्र हैं, और यदि युद्ध लंबा चलता है या सप्लाई रूट क्लियर नहीं होता है, तो इनके देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको पटरी पे आने में लंबा समय लगेगा। और एक बात और भी है कि ईरान के हमलों से अनेक देश, उनके जो ऑयल स्टोरेज हैं, उनकी जो रिफाइनरीज हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और इनको रिकवर करना भी बहुत खर्चीला है। अभी जो डेटा है उसके हिसाब से जो हर्मुज़ स्ट्रेट है, उससे हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो ये कहाँ जाता है? तो नज़दीक के जो देश हैं, वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है अपने आप में, जैसे कि चाइना है, भारत है, सिंगापुर, कोरिया, जापान, इन देशों को ये होता है। तो ज़ाहिर है, जब वहाँ से खाड़ी के देशों से ऑयल और गैस बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इन देशों की जो कि इसको इम्पोर्ट करते हैं अपने यहाँ, उनकी अर्थव्यवस्था पर भी संकट आ गया है। उनकी अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध से अछूती नहीं रही। तो उनके यहाँ क्या हो रहा है कि उनके यहाँ लॉजिस्टिक्स है, ऑटोमोबाइल है, गैस बेस्ड पावर प्लांट है, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, और गैस बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है, वो भी इससे प्रभावित होने लगी हैं। कुछ देशों ने भारत भी इसमें शामिल है, अपने-अपने जो देशों में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके भाव में भी, उनकी जो कीमतें हैं, उनमें भी वृद्धि करना शुरू भी कर दिया है। हमारे यहाँ भी गैस के भाव बढ़ गए हैं, दूसरे देशों में भी इसी प्रकार हो रहा है। तो इससे तो ये ज़ाहिर है कि मिनरल्स वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है और पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। कयास ये भी लग रहा है कि खाड़ी युद्ध के माध्यम से अमेरिका चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को अस्थिर करने की कोशिश भी कर रहा है, या ऐसी कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आज चाइना सबसे बड़ा जो है देश में, वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक पावर के रूप में डेवलप हो रहा है, और डॉलर के साथ में जो होने वाला व्यापार है, उसके ऊपर एक बड़ा भारी जो है इफेक्ट आ रहा है। इसकी वजह से अमेरिका अपने आप को, ऐसा लगता है कि कहीं वो इस प्रतियोगिता में पीछे ना रह जाए, क्योंकि इतने सालों से उसका डोमिनेंस है। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है। तो ये जो विश्लेषण अभी हमने किया, इससे ये तो ज़ाहिर हो गया कि जियोपॉलिटिक्स में मिनरल्स बहुत बड़ा असर करते हैं, और यही कारण है कि भारत सरकार भी अपनी खनिजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऐसा ना हो कि हम दूसरे देशों पर या किसी एक देश के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँ, तो अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी देश में खनिजों की खोज को अब बढ़ावा दे रहा है। अनेक देशों के साथ में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑयल, गैस हैं, इनके सप्लाई को फर्म करने के लिए भी हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार है, वो समझौते कर रही है, ताकि जो वैश्विक
राजनीतिक हलचलों से हम कम से कम प्रभावित ना हों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आज की बात आपको पसंद आई होगी। इस विषय पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।